नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम पप्पू सिंह प्रजापति जी का भारतीय वस्तुनिष्ठ बुक पढ़ रहे थे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को शुरू किया था। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे शुरू करते हैं। भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी। गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका लिपि में हुआ था। जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से सजाए जारी किए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जो वो राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर है। ब्राह्मी लिपि, इसे दक्षिण एशिया की सभी स्वदेशी लिपियों का जनक माना जाता है। अशोक के अभिलेखों की धम्म लिपि व प्राचीन साहित्य की ब्राह्मी लिपि वस्तुतः एक ही है। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्खनन से उत्खनित मृत भांडों के ही ठीकरों जिन पर ब्राह्मी लिपि के चिन्ह है, जो इस संबंध में आरंभिक चरण है। अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में मशक्कत करने वाले विद्वानों में जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, कैप्टन टॉयर, W.H. मिल और स्टीवेंस प्रमुख थे। गुप्त लिपि पढ़ने में अधिक सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली, जिसने दिल्ली, कहोम, एरन, सांची, अमरावती लेखों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि पढ़ने की दिशा में दूसरा चरण लासेन महोदय ने कार्य प्रारंभ किया। 1836 ईस्वी में उसने इंडो बैक्टीरियन राजा अगाथोक्लेज के सिक्के का ब्राह्मी लेख पढ़ा, लेकिन लेख छोटा होने के कारण ब्राह्मी लिपि के बहुत कम अक्षरों का ज्ञान हो सका। ब्राह्मी लिपि के पूर्ण उद्वाचन का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही है। 1834-35 में इसे इलाहाबाद, रथिया, मठिया स्तंभ लेखों की छापे प्राप्त हुई, जिन्हें उसने अशोक दहली स्तंभ लेख से मिलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर 2 प्लिनी, ऑप्शन नंबर 3 टोलेमी और ऑप्शन नंबर 4 कॉस्मस इंडिकोप्लस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लिनी। प्लिनी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्लिनी द एल्डर रोमन इतिहासकार थे। प्रथम शताब्दी 77-78 ईस्वी लैटिन भाषा के नेचुरल हिस्टोरिका उन्होंने पुस्तक लिखी थी। लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका, जिसे विश्व कोश रचना कहा जाता है। इसमें कुल 37 अध्याय है, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। इसके छठे अध्याय में दिया गया भारत का विवरण मैगस्थनीज के इंडिका पर आधारित है। प्लिनी इटली का निवासी था। इसने भारत रोम व्यापार पर विलाप करते हुए लिखा कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। रोम विलासिता की सामग्री मांगने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ खर्च कर रहा है। भारत के निम्नलिखित विदेशी प्रेक्षकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इब्न होकल, इब्न बतूता, अल इदरीसी और अल बरूनी। तो इनमें सबसे पहला जो है वो इब्न होकल का स्थान है। 3 नंबर इसका ऑप्शन राइट होगा। इब्न होकल सबसे प्राचीन है, जो 943 से 47 ईस्वी 943 से 979 ईस्वी का इनका शासन काल रहा था, इनका जीवन काल रहा था। ये प्रथम अरब यात्री थे जिन्होंने भारत की लंबाई चौड़ाई बताने का प्रयास किया था। अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। इनका 1018-19 ईस्वी। इनकी रचना है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, जिन्हें भारत की खोज कहा गया। जिस किताब को ये अरबी भाषा में है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल इदरीसी 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा कर किताबुल अकली व मसालिक
पल ममालिक रचनाएं लिखी थी। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, MBT जिसे कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था 14वीं शताब्दी में, तथा रहला नामक अपना वृत्तांत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे जैन ग्रंथ लिखे गए हैं और उनके लेखक के बारे में पूछा गया है। कुवल्यमाला, कुवल्यमाला के जो लेखक है वो उद्योतन सूरी हैं। उद्योतन सूरी इन ऑप्शन में नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन में होगा शायद। समराइज कहा के जो लेखक है वो है हरिभद्र सूरी। तिलक मंजरी के जो लेखक है वो है धनपाल सूरी। और चौथे ऑप्शन में यश तिलक चंपू के जो लेखक है वो है सोमदेव सूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 में 4 आएगा। कुवल्यमाला के उद्योतन सूरी जो है वो 4 नंबर ऑप्शन में है। तो 1 में 4 यानी कि इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट है। ये रही इसकी व्याख्या। कुवल्यमाला के उद्योतन सूरी, समराइज खा के हरिभद्र सूरी, तिलक मंजरी के धनपाल सूरी और यश तिलक चंपू के सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मर्दबांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति। महाभारत का पूरा तत्व। महाभारत से जुड़े हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा तथा बेरात जैसे स्थानों के उत्खनन से चित्रित दूसर मर्दबांड PGW संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। मत्स्य पुराण तथा विष्णु पुराण में कहा गया है कि राजा नीचक्षु के राज में परीक्षित के बाद 5वां राजा था नीचक्षु के काल में गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले जाया गया। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ही वर्तमान की दिल्ली का पुराना किला है। शम्स सिराज अफीक की तारीख फिरोज शाही में इसका उल्लेख है। आईने अकबरी में भी उल्लेखित है कि हुमायूं का पुराना किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बनाया गया है, लेकिन पुरातात्विक प्राप्तियों की गुणात्मक साम्यता एपेक्स में वर्णित भौतिक संस्कृति से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रम और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। तो यह पहचान की थी J.L. वॉकरिंगटन ने। J.L. ने 1984 में भाषा शैली व विषय वस्तु के अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास में काल अवधि व संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन, एक अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। हालांकि महाभारत में रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं। रामायण में भारत युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता है। इससे प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान समय में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका यही आंसर होगा। A और R दोनों सही है और जो R है वो A की सही व्याख्या कर रहा है। महाकाव्य मूलतः न्याय के आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण माना जाना चाहिए। यह बात किन्होंने कही थी? तो नीचे 4 विद्वानों के नाम है D.D. कौशाम्बी, R.S. शर्मा, रोमिला थापर और A.L. वोसम। तो यह बात रोमिला थापर के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबन के रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? मलयालम साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य या तेलुगु साहित्य? तो कंबन के जो रामायण है वो तमिल साहित्य थे। कंबन, ओटकुट्टवन व पुगलेनिद तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। रामायण के अनेक तमिल संस्करण उपलब्ध है, जिनमें सबसे प्राचीन कंबन का तमिल रामायण रामावतारम या ई रामावतारम है। इसके रचना चोल शासक कुलोत्तुंग
तृतीय के समय की गई थी। इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा गया है। ओठ ओठ कुवन ने रामायण के उत्तरकांड की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिछत्रपुर, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिसारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैमिसारण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिसारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक व अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। तब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। ये अभी हमने पढ़ा था कि सीतापुर। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत ने से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नैषधीय चरित, कीर्तार्जुनियम, शिशुपाल वध, दशकुमार चरित। तो इसमें नैषधीय चरित, कीर्तार्जुनियम और शिशुपाल वध, ये तीन है जो इसके सही आंसर होंगे, ए, ब और स। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। इस कथन को निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। तो यह महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और गौड़ यह वाक्यपति के द्वारा लिखी गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, गाथा सप्तशती हाल, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त और गौड़ वाक्यपति के द्वारा। रामायण के किस पुनर्लेख में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया है? पौंचर्यु, जातक, कंबन रामायण, रामचरितमानस। तो ये पौंचर्यु, ये जैन ऋषि हुए थे, उनके द्वारा लिखी गई यह रामायण है। रिचमैन ने एशिया के इन विभिन्न भागों में प्रचलित राम कथा का अध्ययन किया कि उसके इन क्षेत्रीय संस्करणों में कथा के आरंभ, अंत, कथा के चरित्र व घटनाओं में काफी विभिन्नता है। उदाहरण थे पौंचर्यु जैन संस्करण में रावण का चित्र एक हारे हुए नायक के रूप में दिखाया गया है, जिसे राम के बजाय लक्ष्मण ने मारा था। इसमें अहिंसा जैसी जैन मान्यताओं की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीबाड़ा गोसुंडी अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह प्राचीनतम संस्कृत अभिलेखों में से एक है। यह ब्राह्मी लिपि में से लिए गए हैं। इसमें अश्वमेघ यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो इसमें अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है, इसलिए ये ऑप्शन है जो ये इसका गलत हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। कौशुंडी अभिलेख राजस्थान के नगरी नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में आता है से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के कौशुंडी अभिलेख को भागवत धर्म के आरंभिक अभिलेख के ब्राह्मणों में से एक माना जाता है। इसमें पूजा शिला प्रकार नारायण वाटक अर्थात पत्थर के घेरे में विशिष्ट नारायण के उपासनालय का उल्लेख है। नारायण वाटक में शैकर्षण, बलराम तथा वासुदेव की पूजा होती थी। शैकर्षण जैसे बलराम तथा वासुदेव की पूजा होती थी। इसका निर्माण पराशर गोत्र के सर्वतात नामक व्यक्ति ने करवाया था। उसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। किस शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का एक शासक था। फायान जिसे फासियन भी कहा गया है,
इस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी लगभग 14 वर्ष के मध्य उत्तर भारत की यात्रा की थी। इसमें कहीं भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। यह बौद्ध विनय ग्रंथों की खोज में भारत आया था। फायान ने फो क्यो की बौद्ध देशों का वृत्तांत नामक पुस्तक में अपना वृत्तांत लिखा है। इसने केवल उत्तर भारत मुख्यतः 6 वर्ष तक भ्रमण किया। फायान मगध से इतना मुग्ध था कि उसने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा था, यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेसोडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी? सुएटोनियम, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, क्विंटस कर्टियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्विंटस कर्टियस। भारत का प्राचीनतम सुरक्षा स्मारक कानून तथा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन है, मेयो, कर्जन, मिंटो और चैम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्जन। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन था? अश्वघोष, दीननाग, वासुमित्र, असांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष। अश्वघोष सर्वास्तिवादी विचारक थे जिनको भारत का मिल्टन, गेटे, वोल्टेयर कहा जाता है। अश्वघोष की रचनाएं वज्र सूची, जाति प्रथा की आलोचना की गई थी। बुद्ध चरित, बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ महाकाव्य में 28 सर्ग है। सौंदरानंद, बुद्ध के सौतेले भाई नंद व इसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। सारीपुत्र प्रकरण, यह एक नाटक है जिसमें नालंदा में जन्मे बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 9 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। अशोक बेतरी लेख, नहीं, बेतरी लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है, तो ये तो गलत हो गया। अजमेर के चौहान का संबंध बिजोल अभिलेख से है, तो ये तो इसका ऑप्शन सही है। स्कंदगुप्त ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से नहीं है। ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। और शाहबाजगढ़ी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, तो शाहबाजगढ़ी का संबंध है वो है मौर्य अशोक से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सिर्फ 2 नंबर ही इसका सही है। भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त, बिजोली अभिलेख अजमेर के चौहान वंशी सोमेश्वर का उल्लेख, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का और शाहबाजगढ़ी अभिलेख मौर्य शासक सम्राट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जाता है? तो अष्टाध्यायी का श्रेय पतंजलि, वेदव्यास, कालिदास या पाणिनि। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह कृत वैदिक संस्कृत से आधुनिक संस्कृत के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें संस्कृत के व्याकरण नियमों को 3906 में लगभग 4000 सूत्रों में लिपिबद्ध किया गया है। पाणिनि गांधार क्षेत्र के सालापुर वर्तमान लाहौर के निवासी थे। कात्यायन तथा पंतजलि ने अपने कृतियों में पाणिनि को भगवान कहकर संबोधित किया है। पंतजलि पाणिनि के विषय में कहते हैं कि वह एक महान शिक्षक थे तथा अष्टाध्यायी महत सहस्त्र उदय अर्थात ज्ञान का महासागर सिद्ध हुआ। यह कृति तत्कालीन युवा विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मर्चकटिकम, मर्चकटिकम शूद्रक, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, यह भी सही है। बुद्ध चरित अश्वघोष, यह भी सही है। और कीर्तार्जुनम भवभूति, तो ये गलत है। कीर्तार्जुनम है जो भारवी की रचना थी, इसलिए इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदुस्तान का उल्लेख
किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? मौर्यों के, ससानियों के, गुप्तों के या मुगलों के? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ससानियों के। जन समुदाय की दृष्टि से भरत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इस भूभाग में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण सासान्य ईरानी शासक शापूर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में मिलता है। यह लेख ईरानी, पहलवी तथा ग्रीक यूनानी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है? हर्षचरित, रामचरित, नवहांसाचरित, विक्रमांक देवचरित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रामचरित। रामचरित संध्याकर नदी बंगाल के पाल वंशी रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें केवृत विद्रोह का वर्णन मिलता है तथा पाल वंशी शासकों को समुद्र देव के संतान कहा गया है। इस रचना में संस्कृत छंद की विशेष शैली अपनाई गई है। इसमें रामायण की कथा व रामपाल का जीवन चरित द्व्यर्थ में पढ़े जा सकते हैं। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वर्त रामचरित किसने लिखा? तो यह लिखा था संध्याकर नंदिनी ने। किस काल अवधि में कल्हण की राज तरंगिणी लिखी गई थी? 1158 से 1160, 1144 से 1146, 1148 से 1150 या 1138 से 1140। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1148 से 1150। कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत राज तरंगिणी निम्नलिखित द्वारा रचा गया था। राज तरंगिणी शुरू तो कल्हण ने की थी, लेकिन इसमें जौनराज का भी योगदान है और श्रीवर का भी योगदान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, से और द। राज तरंगिणी महत्वाकांक्षी साहित्यकार, विद्वान है। कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे कल्हण की मान्यता भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में है। इनके पिता चंपक कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे। कल्हण को भी हर्ष 1089 से 1101 राज्य श्राप प्राप्त हुआ, किंतु इसके बाद कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज तरंगिणी राजाओं की नदी ग्रंथ की रचना कश्मीर के शासक जय सिंह के समय 1148-49 ईस्वी में हुई। राज तरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। यह महाभारत शैली के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। कल्हण ने अपने से पूर्व के इतिहासकारों का वर्णन किया है। इसकी रचना में कल्हण ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। इसमें कुल 8 तरंग जिसे अध्याय कहा जाता था एवं 8000 श्लोक, लगभग 7826 श्लोक है। राज तरंगिणी का विस्तार। द्वितीय राज तरंगिणी 1459 ईस्वी में जौनराज जैनुल आबदीन के समय ज्योत्सनाकार। तृतीय राज तरंगिणी की अगर बात की जाए 1480 ईस्वी में श्रीवर जैनुल आबदान कालीन लिखी गई थी। श्रीवर ने संस्कृत में 360 ग्रंथ लिखे थे। चतुर्थ राजधानी 1596 ईस्वी में प्रज्ञा भट्ट एवं सुका ये अकबर कालीन रचनाकार थे। उस समय चतुर्थ राज तरंगिणी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण की राज तरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन थे? तो जय सिंह के समय ये राज तरंगिणी लिखी गई थी। कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? खरोष्टी लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, ग्रंथ लिपि या शारदा लिपि? तो सिद्ध मातृका लिपि को कुटिल लिपि भी कहा जाता है। हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है। हर्षचरित जिन अध्यायों में विभक्त है उन अध्यायों को उच्छ्वास, अधिकरण, सर्ग या तरंग क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है।
वर्धन वंश के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वो हर्षचरित है, जो ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित काव्य तथा गद्य काव्य है। बाण भट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव के वात्स्यायन गोत्रीय तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों से संबंधित था। उसने अपने भाइयों मुख्यतः श्यामल की इच्छा पर हर्षचरित नामक काव्य संग्रहित किया, जो सर्वदीप भुज महाराजा धीराज हर्ष की जीवन गाथा है। हर्ष व बाण भट्ट की पहली मुलाकात अचिरावती नदी पर स्थित मणितारा स्कंदवार में हुई। हर्षचरित में 8 अध्याय है, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा लिखी गई है। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो ये अध्याय 8 में है। हर्षचरित के उच्छ्वास प्रथम, इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। द्वितीय, इसमें बाण का प्रारंभिक वंश परिचय तथा हर्ष से उसकी मणितारा नामक स्कंदवार सैनिक शिविर में को अचिरावती नदी पर स्थित था में प्रथम भेंट का विवरण है। बाण भट्ट और हर्ष की प्रथम भेंट का विवरण है। तृतीय, श्रीकंठ जनपद तथा स्थानीयश्वर जिसे थानेश्वर का वर्णन तथा पुष्यभूति और शैव सन्यासी भैरवाचार्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख है। चतुर्थ उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन संबंधी विवरण, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन राज्यश्री के जन्म, बचपन तथा राज्यश्री का कन्नौज के गृह वर्मा से विवाह का वर्णन है। पंचम उच्छ्वास, हुणों के उपद्रव को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना, पीछे प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन है। षष्ठम उच्छ्वास में राज्यवर्धन का भिक्षु बनने की इच्छा, गृहवर्मन की हत्या का समाचार, राज्यवर्धन द्वारा परिस्थिति वंश राजगद्दी ग्रहण करने तथा मालव राज के विरुद्ध अभियान तथा विजय तथा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या करने तथा हर्ष के द्वारा अपने सामंत शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का वर्णन मिलता है। सप्तम उच्छ्वास, हर्ष की दिग्विजय यात्रा, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के राजदूत हंसबेग द्वारा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण। अष्टम उच्छ्वास, राज्यश्री की खोज, पाराशर बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से भेंट, राज्यश्री की प्राप्ति के साथ हर्षचरित का विवरण अचानक से समाप्त हो जाता है। आगे न तो हर्ष के विजयों का वर्णन है, न अन्य राज्यों से संबंधों का वर्णन है। अध्याय 8 को विंध्याद्रि निवेशन भी कहा जाता है। इसमें विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी है? तिरुकुकुल, पंचरत्न, हर्षचरित या रघुवंशम? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हर्षचरित। भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी हर्षचरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आत्मचरित कौन सा है? तो ये भी हर्षचरित ही है। चीनी यात्री फायान चीन के किस स्थान से भारत आया था? तो वो वुहान स्थान का नाम आपने भी सुन रखा होगा। वुहान स्थान से जो है चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल एक मुख्य घटना चीनी यात्री फायान के भारत आगमन की है। भारत में बौद्ध व्यवहारों के संदर्भ में सबसे पहली तथा प्रामाणिक पुस्तक फोकवॉक की फास्यन की गाओसंग फास्यन जुआंग राजतंत्रों का एक दस्तावेज है। यह चीनी यात्री मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। 14 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात 414 ईस्वी में जल मार्ग से श्रीलंका तथा जावा होते हुए अपने देश लौट गया। यद्यपि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नामोल्लेख नहीं किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ नियमों से जुड़े पिटकों, मुख्यतः विनय पिटक के मूल ग्रंथों को चीन लाना था। इसलिए उत्तर भारत के विभिन्न बौद्ध विहार उसे वर्तांत के केंद्र में रहे। अपनी यात्रा में उसने 30 देशों का भ्रमण किया। उसका जन्म चीन के वुयांग नामक शहर में हुआ। उसका मूल नाम कुंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कूटनीमत के लेखक कौन थे? दामोदर गुप्त, लक्ष्मीधर, महेंद्र वर्मा या देवगन? तो कूटनीमत के लेखक थे दामोदर गुप्त। कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन था? राजशेखर, मेरुतंग, उदय प्रभा या सोमेश्वर देव? तो इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर देव। मुरुजुल साहब के लेखक कौन थे? सुलेमान, अल मसूदी, अल बिलादुरी, बिन हाजुद्दीन? तो अल मसूदी है जो मुरुजुल साहब के लेखक थे। अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी बगदाद का यात्री था, जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता था। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया। अपने पुस्तक मुरुजुज जहाब में गुजर प्रतिहार मिहिर भोज को बौर तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्रतीर को बलहर कहा। उसने पान का विस्तृत विवरण दिया, साथ ही सुल्तान मंसूरा नगरों के भारत से संबंधों के बारे में विस्तार से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष से स्थायी विभाग बना? तो स्थायी विभाग 1906 ईस्वी से जो स्थायी विभाग बना। इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 1888 से 1901 के मध्य वित्तीय संकट, जिसे बंक संकट भी कहा गया, जिसके चलते यह विभाग बंद किया गया। 1902 में कर्जन ने पुनः इसे शुरू किया और 1902 में ही जॉन मार्शल जो इसके डीजी बने थे। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? 1902 से 1928 तक जॉन मार्शल रहे थे। 1902 से 1928 तक जो जॉन मार्शल रहे थे और जॉन मार्शल के बाद एच हरग्रीव्स को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया था। किस ग्रंथ में क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? महावस्तु, पाणिनि का गणपाठ, महाभारत या पंतजलि का भाष्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाणिनि का गणपाठ। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व या शांति पर्व? तो श्रीमद् भगवत गीता है जो महाभारत के छठे पर्व यानी कि भीष्म पर्व का भाग है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सरोगारोहण पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? नैतिक प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, लकुलिश या आदि शंकराचार्य? तो महात्मा बुद्ध। नैतिक प्रकरण नेत्रिगंधा भी कहा गया के रचयिता महाकाश्यप थे। इसमें बौद्ध धर्म के तर्क विज्ञान का वर्णन है। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? एच.एस. विल्सन, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मिल या विंसेंट स्मिथ? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। प्राचीन काल को हिंदू सभ्यता, मध्यकाल को मुस्लिम सभ्यता और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा गया था। निम्नलिखित में से एक निरपेक्ष तिथि विधि नहीं है तो यह है स्तरय विज्ञान, पराचुंबकीय विधि, कार्बन 14 विधि और उष्मादीप्ति विधि। यह निरपेक्ष
तिथि विधि है। नहीं है जो है वो है स्तर विज्ञान। स्तरीकरण या स्तर विन्यास पद्धति पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त कार्मिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित। उष्मा दीप्ति विधि थर्मोल्यूमिनेसेंस आग में पकाए मर्द भांडों खिलौनों आदि के अध्ययन पर आधारित पद्धति। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण इस पद्धति में वस्तुओं के उपलब्ध रेडियोधर्मी कार्बन 14 की मात्रा का मापन पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है। सन 1949 में रसायन शास्त्री विल्ड लिबी द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में तिथि निर्धारण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वनस्पतियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान वनस्पतियों के द्वारा कार्बन 14 के अवशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके पश्चात प्रत्येक 5730 ± 14 वर्षों के बाद विद्यमान कार्बन 14 के आधे भाग का विघटन हो जाता है। पुरातात्विक चुंबन मापक विधि चुंबकीय अवशेष लावा तापी मिट्टी आदि का काल निर्धारण पुरातन ढेरों या टीलों के लिए यह उपयोगी है। पेलियोबॉटनी अध्ययन किसे कहा जाता है? प्राचीन स्मारकों का, प्राचीन वनस्पतियों का, प्राचीन मुद्रा का या प्राचीन लेखन का? तो यह प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन को पेलियोबॉटनी अध्ययन कहा जाता है। पेलियोग्राफी पुरानी लिखावट का अध्ययन, लिपियों का अध्ययन। पेलियोपैथोलॉजी पूरा रोग विकृत विज्ञान, इसके द्वारा पूरा मानव की हड्डियों का अध्ययन कर रोग का पता लगाया जाता है। पूरा जीव विज्ञान जंतुओं वनस्पतियों के जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित। पूरा पुष्प पराग विश्लेषण पुराने पुष्प पराग कणों के विश्लेषण पर आधारित पद्धति। नीति वाक्यामृतम की रचना किसने की? भारवी, कल्हण, सोमदेव या जयदेव? तो सोमदेव ने की थी। भारवी ने कीर्तार्जुनियम लिखा, कल्हण ने रासतरंगिणी, सोमदेव सूरी के द्वारा नीति वाक्यामृत और जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। इनमें से संस्कृत का सबसे पुरातन लेख है वेद, पुराण, रामायण या महाभारत? तो सबसे पुराना जो है वो है वेद को सबसे प्राचीन माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयदेव का गीत गोविंद, तो जयदेव ने तो गीत गोविंद ही लिखा था। अबुल फजल आईन अकबरी, तो अबुल फजल ने आईन अकबरी ही लिखा था। कालिदास मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम जो कालिदास ने नहीं लिखा था। मृच्छकटिकम जो है वो रचयिता इसके शूद्रक है, मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक। और भास ने स्वप्नवास तथा लिखा था। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। कालिदास मृच्छकटिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी गुप्तकालीन दुखांत नाटक है, जिसके रचयिता शूद्रक है। मृच्छकटिकम के रचयिता जो है शूद्रक है। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे वो थे कनिंघम। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI की स्थापना की गई। कनिंघम इसके प्रथम पुरातात्विक निरीक्षक बने जो 1865 तक रहे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया। उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में लगभग 166 स्थलों का विवरण दर्ज किया। उन्होंने उत्खननों के माध्यम से तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम जैसे बहुत सारे प्राचीन शहरों की खोज की। 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्हें प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारे स्थलों को खोजा। मथुरा, बेटा, बोध गया, राजगीर, तख्त ए बही, शहर ए बहलोल, मणिक्यला, हड़प्पा, बहरोत, बेसन नगर, सांची, शहीद महत जिसे श्रावस्ती कहा गया, तक्षशिला और खजुराहो जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों का उत्खनन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है?
निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि पूछी गई है, तो भारत की प्राचीनतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि। हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? हाथी गुफा अभिलेख है वो भी ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा परिस्थिति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा परिस्थिति वह जो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो प्रथम काल था वो 1861 से 1888 तक रहा है। द्वितीय काल है वो 1902 से 1944 तक रहा है, और तृतीय काल जो है वो 1944 से लेके और 1960 तक का काल माना जाता है। निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक हैं? भरत मुनि किसके लेखक हैं? नाट्य शास्त्र, शैवागम, शिल्पादिक्रम या मयमतम? तो भरत मुनि जो है वो है नाट्य शास्त्र के लेखक। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र नाटक तथा प्रस्तुतिकरण की कला पर लिखा गया प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। इसमें उल्लेख है कि ब्रह्मा ने पहली बार नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में भरत नामक ऋषि को सौंपा। नाट्य शास्त्र पर सर्वाधिक प्रामाणिक टीका अभिनव भारती नाम से अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है वो संबंधित है, वो नाट्य शास्त्र से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक कौन है? कनिंघम, अल्बेरुनी, कॉस्मोस या फ्लेट? तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी के जो लेखक है वो है कॉस्मोस। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मस इंडिको प्लेस्टोज इजिप्ट का मठाधीश तथा यूनानी भिक्षु। इसने 547 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स में 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इसने समुद्री मार्ग से भारत व श्रीलंका की यात्रा की। कॉस्मोस का उपनाम भारत तक तैरने वाला इंडिको प्लेस्टोज भी है। इस पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी को कीचड़ का महादेश भी कहा जाता है। कॉस्मस ही वह यूनानी भिक्षु था जो कि यहाँ आकर बौद्ध बन गया। कॉस्मस यूनानी भिक्षु था जो यहाँ आकर बौद्ध बन गया था।